एक गांव में एक अंधी बहू नीता रहा करती थी। वो अपने घर के सारे काम किया करती, लेकिन उसकी सास गंगा हमेशा ही उससे ताने मारती और उसके अंधे होने का फायदा भी उठाती। किसी न किसी तरह से उसे परेशान करने की कोशिश करती। हालांकि नीता का पति मोहन उससे बहुत प्यार करता था। ये कहानी हमें नीता की सेवा, त्याग और धैर्य के बारे में बताती है। बहुत जल्दी उठ, इतनी देर तक कौन सोता है? एक तो वैसे ही भगवान ने तुझे आंखें नहीं दी है, ऊपर से तू है कि इतनी देर में उठती है। पता नहीं ये मनहूस कैसे हमारे भाग्य में आ गई है। ये बातें सुनकर मोहन अपनी माँ से कहता है, क्या हो गया माँ, क्यों कोस रही हो नीता को? हाँ, अरे वो बेचारी अंधी है, फिर भी घर का सारा काम करती है, लेकिन आप क्या करती हो? बस कोसती रहती हो उससे। माँ कभी प्यार से बात कर लिया करो उससे, उसको भी अच्छा लगेगा। ये बातें चल ही रही होती हैं कि तभी नीता की आवाज आती है। आई माँ जी, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ और मैंने जल्दी उठकर घर का सारा काम भी कर लिया है। इस मनहूस ने तो मेरे बेटे को अपने वश में कर रखा है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये मेरे बेटे से दूर हो जाए और मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर सकूं। यूं ही दिन बीतते हैं। गंगा नीता को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन नीता सच्चे मन से अपनी सास की सेवा करती रहती। एक दिन घर पर कुछ मेहमान आते हैं। आप सभी का हमारे घर में स्वागत है। आप हमारे घर में आए, हमें बहुत खुशी हुई है। आप सभी बैठिए, मैं नीता बहू से कहकर अभी आप सबके लिए चाय नाश्ता बनवाती हूँ। नीता बहू, जरा बाहर तो आओ, कुछ मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करो। हाँ माँ जी, मैं अभी सभी के लिए चाय लेकर आती हूँ। और नीता रसोई में जाकर सभी के लिए चाय बनाती है और स्वादिष्ट से पकोड़े बनाकर लाती है। नीता इतने सारे लोगों का खाना इतने अच्छे से कैसे बना पाएगी? और वो सारा काम अच्छे से नहीं करेगी तो ताने तो मिलेंगे ही ना। अच्छा है, तब मुझे बहाना भी मिल जाएगा नीता को घर से बाहर निकालने का। उसी के बाद मैं अपने मोहन की दूसरी शादी करवा पाऊंगी। तभी नीता चाय पकोड़े लेकर आती है। माँ जी, सभी के लिए चाय और पकोड़े तैयार हैं। ठीक है नीता, ये टेबल पे रख दो। घर आए मेहमान चाय पकोड़े खाते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, अरे गंगा जी, आपकी बहू बहुत गुणी और संस्कारी है। अरे भले ही अंधी हो, लेकिन चाय पकोड़े तो बहुत अच्छे बनाए। अरे खाकर मजा आ गया। बेटा जीते रहो। हालांकि ये सब सुनकर तो गंगा को खुश होना चाहिए था, लेकिन इस बात का गंगा को और भी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अब वो नीता को खरी खोटी नहीं सुना पाएगी। कुछ दिन बाद नीता को परेशान करने के लिए गंगा नाटक करती है बीमार होने का। ओ नीता, जरा मुझे एक गिलास पानी तो दे दे। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ही नहीं लग रही है। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। अब आ ही गई है तो मेरे पैर भी दबा दे बेटा। बिना कुछ कहे नीता सास की सेवा करती रही, लेकिन गंगा अपने बेटे के आने के बाद नाटक करती है और कहती है, बेटा आज मेरी तबीयत तो ठीक ही नहीं थी, लेकिन इस मनहूस ने तो मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा है। अब ये ऐसा करेगी, मुझे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी इससे। अरे माँ, क्या कह रही हो आप? मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। देखिए, नीता एक बहुत अच्छी इंसान है और हमेशा वो आपकी सेवा करती है। भले ही वो अंधी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। इसलिए ना, मैं नहीं मानता ये सब हुआ होगा। नहीं बेटा, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। तो मेरी बात मान, इसे छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। हम तेरे लिए इससे अच्छी लड़की लेकर आएंगे। माँ बस कीजिए, आप नहीं करनी है कोई दूसरी शादी मुझे। मैं अपनी पत्नी नीता से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा उसका साथ निभाऊंगा और हमेशा उसकी आंखें बंद कर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 7 जन्मों तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगा मैं। अब भाई ये सब कुछ तो नीता सुन लेती है और उसे सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि वो अपनी सास का दिल आज तक नहीं जीत पाई, जिसकी वजह से उसके पति की दूसरी शादी की बातें भी होने लगी हैं। वैसे तो नीता को कभी अपने अंधे होने का बुरा नहीं लगता था, लेकिन इस बार उसे इस बात का ना सिर्फ बुरा लगता है बल्कि गुस्सा भी आता है कि आखिर भगवान ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। इन बातों को सोचकर नीता रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है। कुछ दिनों बाद नीता अपने सपने में एक साधु बाबा को देखती है और उनसे बात करती है और अपने मन के वो सारे हाल उन साधु बाबा को सुनाती है। उसके सपने में साधु उससे कहते हैं कि तेरा मन सच्चा है
तू सच्चे मन से अपनी सास की सेवा करती है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जब तू सुबह उठेगी तेरी आंखों की रोशनी वापस लौट चुकी होगी। लेकिन ध्यान रहे कि इस बात का पता किसी को न चल पाए, नहीं तो तेरी आंखों की रोशनी फिर से चली जाएगी। इसी सपने के बाद नीता की आंखें खुलती हैं और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि वो देख सकती है, लेकिन उसे अपना सपना याद आता है और वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देती है। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी। अब अपनी सास के कुछ भी कहने से पहले ही नीता सारा काम करती और अच्छे से खाना भी बनाती। नीता क्या बात है, आजकल तो सारे काम बहुत जल्दी कर लेती है और सभी कामों को इतने अच्छे से भी कर लेती है। तू ऐसा क्या जादू टोना करती है? नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपने तो मुझे जैसे सिखाया है ना, मैं सब कुछ वैसे ही करने लगी हूँ और वैसे ही करने की कोशिश भी करती हूँ। आखिर ये सब कुछ आपकी ही वजह से तो हो पा रहा है। आप जैसी सास तो भगवान हर किसी को दे। एक दिन अचानक से गंगा की तबीयत खराब हो जाती। नीता बेटा, सारा बदन दुख रहा है मेरा, मुझे दवाई ला दे, मुझसे तो ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। माँ जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, ऐसे में कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा और मोहन जी भी घर पर नहीं है। बेटा, मेरा बदन दर्द से टूटा जा रहा है। तभी नीता रसोई में जाती है और एक काढ़ा बनाकर लाती है और गंगा को देती है। माँ जी, आप ये काढ़ा पी लीजिए। ये पीने के बाद आपका सर दर्द थोड़ा कम होगा और आपके सर की मैं मालिश कर देती हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा। गंगा काढ़ा पीती है और मालिश से वाकई में उसे थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। नीता बहू, तू तो देख ही नहीं पाती है, फिर भी तूने ये काढ़ा इतने सही तरीके से कैसे बना लिया? इसे बनाना तो आसान काम नहीं है। माँ जी, भगवान ने बेशक मुझे आंखों की रोशनी नहीं दी, लेकिन मुझे बुद्धि बहुत अच्छी दी है। अपनी सूझबूझ से मैंने काढ़ा बनाया है और मैं जानती थी कि इसमें मैं नाकामयाब हो ही नहीं सकती। नीता बेटा, तू मुझे माफ करना, मुझे तेरी परख नहीं थी। मैं नहीं जानती थी कि तू इतनी काबिल है। सभी मुझसे कहते रहते थे कि तेरी बहू काबिल बहू है, लेकिन मैंने कभी किसी की बात सुनी ही नहीं। लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा। माँ जी, आप क्यों माफी मांग रही हो मुझसे? मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब मोहन भी वहाँ आता है और दोनों सास बहू का प्यार देखकर मोहन खुश हो जाता है। और फिर इसके बाद कभी गंगा ने नीता को बुरा भला नहीं कहा। सुमन काफी ज्यादा आलसी थी और बस आलस के चलते ही सुमन खाना भी नहीं बनाती थी। ऐसे एक दिन सुबह की गई हुई उसकी माँ रमा जब रात को घर पर आती है तो घर आने के बाद उसे पूरा घर वैसे ही मिलता है जैसे रमा छोड़कर गई थी। रमा सीधा सुमन के कमरे में जाती है तो देखती है कि सुमन आराम से पिज्जा खा रही होती है। ये देखकर रमा को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुझसे घर का काम नहीं किया गया और ये पिज्जा मंगाने के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आए? माँ, ये पैसे तो मुझे आपकी अलमारी से मिले थे। मुझे ना बहुत भूख लगी हुई थी तो मैंने सोचा क्यों ना पिज्जा मंगवा लेती हूँ। अच्छा है ना माँ पिज्जा? आप भी खाओगे? तुझे शर्म आ रही है ये सब बोलते हुए? अरे घर में सब्जियाँ रखी हुई हैं, वो किस लिए लाई हूँ? सजाने के लिए? कभी रसोई में भी घुस जाया कर, कुछ खाना ही बना लिया कर। आज सुबह मैं गई थी और मुझे पता था कि अगर मैं नहीं आऊंगी तो तू बाहर से ही मंगवाएगी या फिर भूखी रहेगी। वाह माँ, आपको तो सब पता है। और आपको जब सब पता ही था तो आपने इतना लेट क्यों किया? मैंने तो पहले ही आपका इंतजार कर लिया था, लेकिन जब आप आई ही नहीं तो मुझे भूख लगने लगी तो मैंने मंगवा लिया पिज्जा। और इसमें मेरी क्या गलती? मैंने तो आपका इंतजार किया था ना। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा काम किया है ना। मैं अगर घर पर ना रहूं तो रसोई बेचारी तो बोलती रह जाएगी कि कोई मुझ पर भी ध्यान दो, क्योंकि आप आलस की देवी हो। आप तो रसोई को कहाँ ही देखोगी, छोटी जो हो जाओगी आप। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? क्यों, बुरा लगा? अरे अब भी बुरा ना लगे और शर्म ना आए तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। कोई तो काम करती नहीं है तू, एक कमरे से दूसरे कमरे में भी नहीं जाती। शादी के बाद क्या होगा तेरा? अरे माँ, शादी से याद आया, आप जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ? अरे हाँ, इतनी जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। मैं लड़के से मिली, लड़के के घर भी गई थी। बहुत अच्छा है परिवार, सच में तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। बस वहाँ तू मेरी नाक मत कटवा दियो। माँ, आपने मेरी शादी भी तय कर दी और मुझे बताया भी नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि मुझे लगा रिश्ता कैंसिल हो गया है। अरे ऐसे कैसे मैं रिश्ता कैंसिल कर दूं? इतना अच्छा लड़का है, इतना अच्छा परिवार है उसका, बाद में तुझे इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा भी नहीं, इसलिए मैंने तो हाँ कर दिया।
जो भी अच्छा मुहूर्त मिलेगा उसमें शादी भी कर देंगे। सुमन के ना चाहते हुए भी रोहित नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमन अब जैसे तैसे 1-2 दिन अच्छी बहू बनने का नाटक करती है, लेकिन सुमन का आलस कहीं गया ही नहीं था। अब तो वो सुमन के साथ उसके ससुराल में भी आ चुका था। सुमन अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसकी सास नीलम आती है और सुमन से कहती है, अरे बहू, तू यहाँ आराम फरमा रही है? रसोई में खाना कौन बनाएगा? जा जल्दी जा, खाना बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ जी, आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं ना। बहू, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद, तू घर का ही बना दे खाना, और तू जल्दी जा और खाना बना दे। अपनी सास के कहने पर सुमन रसोई में जाती है, लेकिन वहाँ वो कुछ भी नहीं कर रही थी, आराम से बस बैठी ही रहती। काफी देर हो जाती है तो नीलम सुमन को देखने रसोई में जाती है और सुमन को आराम से नीचे बैठा देखकर सुमन से कहती है, बहू, मैंने तुझे खाना बनाने के लिए भेजा था ना, तू आराम कर रही है यहाँ पे? तूने खाना नहीं बनाया अभी तक? माँ जी, मैं आई तो यहाँ खाने बनाने ही थी, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब कितनी देर हो गई। अब तो काफी देर हो गई है ना माँ जी। सच में बहू, तू कितनी आलसी है। मैं तेरा वहाँ पे इंतजार कर रही हूँ, अब आएगी बहू, अब आएगी बहू, लेकिन मेरी बहू तो यहाँ पर आराम फरमा रही है और रसोई में कुछ काम भी नहीं कर रही है। माँ जी, मैं आलसी नहीं हूँ, मैं तो हर काम झटपट से कर लेती हूँ। वो तो रसोई की फर्श में इतनी अच्छी नींद आती है, तो सोचा फर्श पे बैठ जाऊं और थोड़ा सा आराम कर लूं। आय हाय, ऐसा आराम तो कमरे में भी नहीं मिलता है। बहू, तू बहुत आलसी है, तू यहाँ पर आराम फरमा रही है। उठ जा बहू, जल्दी खाना बना दे, मैं भी थोड़ा आराम कर लूं। मैं भी कब से रोटी बनने का इंतजार ही कर रही हूँ ना। नीलम वही सुमन के साथ खड़ी हो जाती है। इस वजह से सुमन को खाना बनाना ही पड़ता है, लेकिन अब सुमन रसोई में जाती तो घंटों घंटों तक आराम करने लगती है और सुमन के आलस से परेशान नीलम को भी उसके पीछे जाना पड़ता, जिससे सुमन कुछ तो काम कर ले। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता। कुछ दिनों बाद सुमन रसोई में आराम से बैठी थी, तभी वो खुद से कहती है, अभी मैं थोड़ा सा आराम ही कर रही हूँ, थोड़ी देर में माँ जी जब आ जाएंगी तब मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मैं खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। लेकिन माँ जी ने तो कहा था कि उन्हें बाहर का खाना पचता ही नहीं है, पर माँ जी को कहाँ ही कुछ पता चलने वाला है कि बाहर से मंगवाया या घर में बनाया है। उन्हें बोल दूंगी कि मैंने खुद ही बनाया है, बस बात खत्म। सुमन बाहर से खाना मंगवाकर आराम से रसोई में बैठ जाती है। तभी वहाँ नीलम आती है और बोलती है, बहू, अब तू सुधरेगी नहीं ना? जब तक मैं तुझे ना बोलूं तब तक तू कुछ करती नहीं है। चल उठ जा, खाना बना जल्दी से, मिल ले। जी माँ जी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही खाना बना दिया है। क्या मैं सही सुन रही हूँ? तूने सच में खाना बना दिया? जी माँ जी, आप बिल्कुल सही सुन रही हैं, मैंने खाना बना दिया है। आज सूरज कहाँ से निकला है? तूने इतनी जल्दी खाना कैसे बना दिया, और वो भी मेरे बिना बोले ही? लगता है भगवान ने मेरी सुन ली और मेरी बहू को थोड़ी फुर्ती दे दी। माँ जी, आप ही मुझे आलसी समझती हो, वरना मैं तो बहुत फुर्तीली हूँ। सुमन जल्दी से खाना टेबल पर लगाती है। नीलम और रोहित जैसे ही आते हैं तो वो खाना देखकर बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं और उन दोनों को खाना बहुत अच्छा लगता है। वाह, खाना कितना अच्छा बनाया तुमने सुमन, बहुत अच्छा खाना बनाया तुमने। ओ नहीं तो क्या, ये सब मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। बहू, आज मेरा बहुत ही मन कर रहा है तेरी तारीफ करने का। सच कहूँ, तूने खाना बहुत अच्छा बनाया। वैसे जब मैं रसोई में होती हूँ तब क्यों नहीं बनाती तू खाना? माँ जी, मुझे पसंद नहीं है, कोई बार बार मेरे सर पे खड़ा रहता है तो मुझसे खाना बनता ही नहीं है। और देख लो, आज कोई नहीं था तो मैंने कितना बढ़िया खाना बनाया है। फिर तो बहू, तू ऐसे ही खाना बनाया कर, मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। अब सुमन ऐसे ही हर रोज बाहर से खाना मंगवा लिया करती और बोलती कि उसने ही बनाया है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता। कुछ दिनों बाद सुमन को बाहर से खाना मंगवाते देख पड़ोसन विमला देख लेती है और वो सुमन पर नजर रखने लगती है। कुछ दिनों बाद सुमन खाना मंगवाकर अच्छे से घर के प्लेट्स में खाना लगा देती है। कुछ देर बाद नीलम और रोहित भी वहाँ पर आ जाते हैं और तभी विमला भी आ जाती है। अरे क्या बात है नीलम, कुछ अच्छा बना है क्या आज तेरे घर पर? हाँ हाँ, आज तो मेरी बहू ने ना मलाई चाप बनाई है, आजा तू भी खा ले। वैसे मैं ये कह रही थी कि सुमन बहू, जो तूने बाहर से खाना मंगवाया था वो भी मलाई चाप ही था ना? मलाई चाप? आंटी जी, आप ये क्या कह रही हो? बहू, मैं तो वही कह रही हूँ जो मैंने देखा। तूने ही तो बाहर से मलाई चाप मंगवाया था, कल कढ़ाई पनीर और उस दिन दाल मखनी। इसका क्या मतलब बहू? तू रोज खाना बाहर से मंगाती थी और मुझसे तू झूठ बोलती थी कि तूने खुद बनाया ये खाना। सुमन, तुम हमें बाहर का खाना खिलाती थी?
और हम लोगों को ये लगता था तुम घर में बनाती हो। मुझे तो आलस आता है, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया था। लेकिन माँ जी को तो बाहर का खाना पचता ही नहीं है। उन्होंने इतने दिनों से कैसे पचा लिया बाहर का खाना। आलसी बहू की रसोई में इतना अच्छा खाना मिल रहा था, मुझे तो पहले ही शक हो गया था। हे भगवान, अब मुझे समझ में आया कि मेरे जेब से पैसे रोज गायब कहाँ हो रहे थे। और जब मैं इसे पूछने जाता था कि मेरे पैसे देखे क्या तुमने, तो कहती थी मैं क्यों देखूंगी आपके पैसे, मुझे तो किचन के काम से फुर्सत ही नहीं मिलता जो आपके पैसे देखूं। अब समझ में आया मेरे पैसे जा कहाँ रहे थे। सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर साथ में खाना खाते हैं।